देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर इंडिया कैन रिप्लेस चाइना, कि अगर चाइना में स्लो डाउन हुई, डिमांड स्लो डाउन हुई, जो कि अभी हो रही है, उसको हमें रिप्लेस करने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसलिए आज के दिन में जो कमोडिटीज का जो इन्वायरमेंट है या जो आउटलुक है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। फर्स्ट इज एसेट एलोकेशन, जो कि आपका फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, ये सेफ गार्ड है। सेकेंड इज in terms of just doing an SIP and continuously investing, and third is profit booking. जो winners हैं, जो अच्छी कंपनीज है, उनकी वेटेज उसमें बढ़ती रहेगी, जो खराब कंपनीज है उनकी या तो वेटेजेस कम हो जाएगी या बाहर चली जाएगी। तो इंडेक्स एक क्या बोलेंगे कि एक फिल्टर है कि अच्छी कंपनीज ही उसमें रह पाती हैं, खराब कंपनीज निकल जाती हैं। तो अपने आप में उसको बीट करना लॉन्ग टर्म में मुश्किल होता है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हाई रिटर्न करें, जहाँ पे इक्विटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड देयरफॉर एज आई मेंशन कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, उनका 80% एलोकेशन भी इक्विटी में हो सकता है, बिकॉज उनके पास काफ़ी समय है टू इवन टेक द डाउन साइड एंड इन्वेस्ट थ्रू द डाउन साइड. Beyond 40-45 years of age, you should be sufficiently insured in terms of not just look at only investments and only mutual funds, but also insurance becomes important. So that is something which I have done. In addition to whatever I told, mostly I am following that only, whatever I summarized. हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। एंड इन एवरी एपिसोड वी ट्राई टू गेट समवन वेरी विद अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो आज भी हमारे साथ है समवन वेरी रिनाउंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। Today we have with us Mr. Rahul Singh. He is the Chief Investment Officer, CIO Equities at Tata Asset Management and has more than 27 years of investment experience. Rahul Singh joined Tata Asset Management in October 2018 as CIO Equities, leading the fund management and equity research teams. In his previous role at Ampersand Capital Investment Advisors LLP, Rahul Singh was the managing partner. He has also worked with many reputed financial institutions like Standard Chartered Securities and Citigroup Global Markets India as Head of Equities Research. Rahul is a Bachelor of Technology in Mechanical Engineering from IIT Bombay and an alumnus of IIM Lucknow, where he pursued his Master of Business Administration in Finance and Financial Management Services. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. एंड जैसे आप सबको पता है कि हर एपिसोड में वी ट्राई टू गेट एन एक्सपर्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेस टू हेल्प आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो हमारे साथ आज है मिस्टर राहुल सिंह। ही इज़ द CIO एट टाटा असेट मैनेजमेंट फॉर एक्विटीज़। सो राहुल, वेलकम टू म्यूचुअल फंड्स की बात। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी डू अंडरस्टैंड कि आपका हमेशा बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, तो आपने हमें थोड़ा टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you, Namrata. Thank you for inviting me. Sure. So let's just get started with the questions, Mr. Rahul. So I think to start with, जो सबसे पहला क्वेश्चन है मुझसे आपके लिए वो ये है कि काफ़ी एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि इंडिया इज़ गोइंग टू सी एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स। ये हम बहुत सुन रहे हैं आजकल। और ऑब्वियसली अगर GDP अच्छी होगी, दैट विल रिजल्ट इन इंडिविजुअल्स अर्निंग बेटर इनकम। तो अगर देखा जाए तो अभी इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब 2450 लेवल्स है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय 2030 70% इंक्रीज होकर करीब $4000 हो जाएगा। दिस इज़ एज पर अ रिसर्च रिपोर्ट बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो आपके ओपिनियन में जो ये ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, क्या इसकी वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो GDP ग्रोथ होती है, जो पर कैपिटा GDP ग्रोथ करती है, उससे सबसे पहले तो जो बेनिफिट होता है वो इकोनॉमी को होता है। म्यूचुअल फंड्स तो हम लोग एक छोटे, वी आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, सो ऑब्वियसली हमें भी बेनिफिट होगा, बिकॉज दो तरीके से, एक तो सेविंग्स बढ़ेगी और हमें इनफ्लोज आएंगे, जो कि आप देख ही रहे हैं कि SIP बुक या जो टोटल इनफ्लोज जो आप देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ हुआ है। तो वो एक फ़ायदा तो होगा ही। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब
इकोनॉमी ग्रो करती है और डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रो करती है, और बहुत सारी चीज़ें जो ग्रो नहीं कर रही थी वो भी ग्रो करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया। तो एज फंड मैनेजर्स हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, Yeah. और हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने के लिए या अल्फा जनरेट करने के लिए, जो कि हम बोलते हैं। तो वो एक एडिशनल फैक्टर है, क्योंकि वो जब होता है तो इक्विटी रिटर्न्स या इक्विटी एक्सपीरियंस जो है लोगों का वो और बेहतर हो जाता है, एंड उससे और सपोर्ट मिलती है सेविंग्स को इक्विटीज की तरफ आने के लिए। तो ये एक, क्या बोलेंगे इसको, एक वर्चुअस साइकिल के तरीके से मैं मान सकता हूँ कि अगर जीडीपी ग्रो हुई, लोगों की सेविंग्स बढ़ी, वो म्यूचुअल फंड्स में आई, और वो वापस कैपिटल एलोकेट होके सही सेक्टर्स में गई जहाँ पे सेक्टर्स को उन फंड्स की ज़रूरत है, और वो फर्दर जीडीपी ग्रो करती है, तो ये एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है। तो क्लियरली यस, आंसर इज यस। एंड दूसरी बात ये होती है कि जब पर कैपिटा जीडीपी ग्रो होती है तो जो लोगों की जो कंजम्पशन बिहेवियर थी वो चेंज होती है। जो हम केवल नेसेसिटीज पे स्पेंड कर रहे थे, अब हम डिस्क्रिशनरी चीज़ों पे स्पेंड करेंगे, और उससे जो जीडीपी पे जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है या जीडीपी पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, वो एक एडिशनल एक पॉजिटिव होता है, जो कि चाइना में हुआ है। अगर आप देखें 1990 से लेके 2010 2015 तक चाइना में बिल्कुल यही हो रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रही थी, इकोनॉमी ग्रोइंग एट 7-8%। उसकी वजह से सेविंग्स बढ़ा, सेविंग्स की वजह से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, और उसकी वजह से जीडीपी और ग्रो हुआ। तो ये एक सर्कुलर तरीके से काम करता है। So I mean, I think we all understand कि अगर GDP grow होगा तो everything grows along with it, along with mutual funds and all other investments in general, which is a fair point. Okay, so I think another question that I have for you is in terms of India's demand for commodities. ये लग रहा है कि शायद इंडिया की डिमांड बहुत बढ़ेगी, likely to surge, and it'll cover half of China's demand shortfall, especially in the energy sector, and that is what the ANZ Bank report is saying. तो आपके ओपिनियन में एज इन्वेस्टर्स क्या हमें थीमेटिक फंड्स को कंसिडर करना चाहिए जो कमोडिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, कंसिडरिंग दिस इज व्हाट वी सी दैट्स गोना डू वेल इन द फ्यूचर? देखिए, इंडिया और चाइना का अभी कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज चाइना वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 40-50% कमोडिटीज कंज्यूम करती है। अगर मैं मेटल्स को देखूं या क्रूड प्राइसेस में देखूं तो 10 से 12% क्रूड कंजम्पशन चाइना में होता है, जबकि इंडिया में वो प्रपोर्शन 3% है क्रूड में, मेटल्स में तो और भी कम है। तो देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर इंडिया कैन रिप्लेस चाइना, कि अगर चाइना में स्लो डाउन हुई, डिमांड स्लो डाउन हुई, जो कि अभी हो रही है, उसको हमें रिप्लेस करने में काफ़ी वक्त लगेगा। इसलिए आज के दिन में जो कमोडिटीज़ का जो इन्वायरमेंट है या जो आउटलुक है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि चाइना इज स्लोइंग डाउन। चाइना जो कि पहले 6-6.5-7% ग्रो कर रहा था, अब वो क्लियरली 4-4.5% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं हो सकती है। और वहाँ भी काफ़ी ओवर इन्वेस्टमेंट हुई है रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे थोड़ी स्केल डाउन हो रही है ये सब इन्वेस्टमेंट्स। बीच बीच में उनकी स्टिमुलस आते रहेगी, बट ओवरऑल देर इज अ स्लो डाउन इन इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रियल एस्टेट, विच आर दी मेजर कंज्यूमर्स ऑफ कमोडिटीज। इसीलिए मेरे हिसाब से अभी कमोडिटीज में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि चाइना अभी भी, और इन फोर्सिबल फ्यूचर अगले 3 से 5 साल, चाइना विल बी अ मेजर ड्राइवर ऑफ डिमांड, and it is not growing as fast as it was growing earlier. So the outlook is not very positive in commodities right now. Okay, fair enough. So I guess as investors we should be a little careful at this point in time. ओके, सो जनरली अगर देखा जाए, अगर मार्केट्स ऊपर जा रही हैं तो ऑब्वियसली हमें वी गेट अ गुड फीलिंग, हमें लगता है कि हर चीज़ पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम आई थिंक एज एन इन्वेस्टर हमें थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि हमें लगता है कि अभी इतने अच्छे रिटर्न्स मिल गए, अब मार्केट्स गिर गई तो क्या होगा। एंड आई थिंक स्पेशली इन द स्मॉल कैप स्पेस ये हमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल कैप में करेक्शन इज़ मोर कंपेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप। तो अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करें, स्मॉल कैप फंड्स आर द टॉप ऑफ द रोलर कोस्टर राइट नाउ इफ दे बैकफायर, राइट? तो आपके ओपिनियन में एज एन इन्वेस्टर, अगर मुझे स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी में अपने रिस्क को कम करना है एंड आई वांट टू अर्न गुड रिटर्न्स, हाउ डू आई डू दैट?
सी देर आर टू वेज टू डू इट. वन इज दैट आपकी जो ओवरऑल एसेट एलोकेशन है, सपोज आपके पास 100 रुपीज़ हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और सपोज उसमें आपने 30% डेट रखा और 70% इक्विटी रखा. Sure. मान लीजिए, Yeah. okay, if you are younger then you can keep 90-100% equity also and zero debt, and vice versa. अब उस इक्विटी पोर्शन में मेरे हिसाब से 10 से 20% से ज़्यादा स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए. Okay. क्योंकि एज यू राइटली सेड, रिटर्न्स कभी भी जब रिटर्न्स एक्सेस मिलती हैं वो एडिशनल रिस्क के साथ ही मिलती हैं. कोई भी रिटर्न बिना किसी रिस्क के नहीं मिल सकता. तो एक तो तरीका ये है कि आप स्मॉल कैप को एक लिमिट तक रखें, जो भी आपकी पर्सनल कंफर्ट है या पर्सनल लिमिट है या एज है या इनकम प्रोफाइल है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 10 से 20% एक अच्छा मिक्स है स्मॉल कैप, प्योर स्मॉल कैप फंड में रखने के लिए. आउट ऑफ से 100 रुपीज़ इन इक्विटी 20% तक हम रख सें तो वो एक रिस्क कंटेन हो जाती है. दूसरा, हम SIP कर सकते हैं, उससे एक रिस्क बहुत मेजरली कंटेन हो जाती है इन स्मॉल कैप. और तीसरा जो स्ट्रेटजी है जो कि ज़्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल है कि जब आपको मेजर रिटर्न्स अचीव हो चुकी हैं तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप पूरा का पूरा रिडीम नहीं करें लेकिन कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, 25% प्रॉफिट बुक कर लें. फॉर एग्जांपल, तो अगर आपकी 50 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ हो गई है मान लीजिए, तो आप उसमें से 25%, मान लीजिए डबल हो गई है तो आप उसमें 25% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. एंड प्रॉफिट बुक करके आप या तो सेफर फंड्स में आ जाएं या डेट में चले जाएं. तो वो एक ऑप्शन रहता है आपके पास, वो एडिशनल ऑप्शन है. और सबके लिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसके लिए थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए, नॉलेज चाहिए. लेकिन वो मौका भी आता है जब हमें लगता है कि स्मॉल कैप में एक यूफोरिया हो गया है या फ्रेंजी हो गई है या बबल हो गया है, तब हमें वो उस थर्ड ऑप्शन का भी फ़ायदा उठाना चाहिए मेरे हिसाब से. तो फर्स्ट इज एसेट एलोकेशन, जो कि आपका फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ये सेफ गार्ड है. Second is, in terms of just doing an SIP and continuously investing. And third is profit booking, when there is absolute euphoria. So I Yeah, think so absolute then profit. these strategies would help us, make our returns more efficient, is what you're saying. Exactly, exactly. Okay, fair enough. Then I think the reason I asked you this question was क्योंकि I think small caps के ऊपर बहुत ज़्यादा excitement है आजकल, and we have a lot of investors who are looking at investing in small cap funds. So I think ये strategies अगर उनको समझ में आएंगी तो they'll become better in terms of understanding कि returns को वो maximize कैसे कर सकते हैं. नो, बिल्कुल. एक्चुअली स्मॉल कैप में हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं एज टीम ऑफ फंड मैनेजर्स, बिकॉज वी थिंक दैट देर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी ओवर अ 3 to 5 year पीरियड. क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी चेंज हो रही है और जिस तरीके के सारे सेगमेंट्स ग्रो हो रहे हैं, उसमें हमें स्मॉल एंड मिड कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए. तो पोटेंशियल रिटर्न्स स्मॉल कैप में तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बहुत हाई है नेक्स्ट 3-5 साल. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन ओवर एक्साइटमेंट मार्केट कभी कभी अपनी समय से पहले अगर बहुत अचीव कर जाती है. इक्विटी मार्केट्स में हमेशा देखा गया है कि अगर कोई भी चीज़ एक लाइन में नहीं जाती, वो पहले हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हो जाए. तो वो जो उस टाइप की स्पाइक हो या बबल हो, तो हमें थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी एडवाइजेबल रहती है. इसका मतलब ये नहीं कि हम नेगेटिव हो रहे हैं स्मॉल कैप के लिए या हम टोटली निकल जाएं स्मॉल कैप से, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ. लेकिन एक रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है. Fair enough. And I think small cap के लिए भी I'm sure हमारा time horizon लंबा ही होना चाहिए, right? I mean at least say 7 to 10 years. Can we say that? Correct. At least 5 years. Okay. Definitely. Sure. All right. So now I'm going to ask you a very interesting question because ये जो है बहुत सारे investors जो हैं SIPs के बारे में हमसे पूछते हैं, and SIPs considered to be like a magic wand कि हमारे सारे problems का solution SIP ही है. So there's this policy that SIP जब markets ऊपर होती हैं तो शायद SIP उतना value हमें add नहीं करती हैं. तो आपके ओपिनियन में एज एन इन्वेस्टर अगर मार्केट्स ऊपर हैं तो क्या मुझे अपनी एसआईपीज़ को रोक देना चाहिए? एंड इन शॉर्ट क्या हम ये बोल सकते हैं कि
बाय लुकिंग एट द परफॉर्मेंस इन द नियर टर्म, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो दे गिव अप होप। उनको लगता है शॉर्ट टर्म में अगर अच्छा रिटर्न्स नहीं मिल रहा है तो स्टॉप कर देते हैं एसआईपीज को। तो आपका क्या एडवाइस होगा टू सच इन्वेस्टर्स? एंड एसआईपीज के बारे में बताइए कि हमें रोकना चाहिए व्हेन मार्केट्स आर हाई, हाउ डू वी मैनेज इट? सो आई थिंक अगर हम बोलें कि मार्केट बहुत हाई वैल्यूएशंस पे हो गया और हम एसआईपी रोक दें एंड जब नीचे गिर जाए तो एसआईपी बढ़ा दें, इस टाइप की जो सॉल्यूशंस हैं ये सब सब नहीं कर पाते हैं। या अगर आप कर पाएँ तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और होता क्या है कि अगर आपने हाई लेवल पे अगर एसआईपी रोकी तो आप लोअर लेवल पे बढ़ा नहीं पाते हैं, या फिर आपसे मिस हो जाएगी या फिर ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे। तो अगर आप ओवर थिंक करते हैं कभी कभी तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये भी देखा गया है। तो समटाइम्स यू शुड नॉट ओवर थिंक एंड कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, स्पेशली इफ इट इज कंसर्न विद लॉन्ग टर्म मनी, जहाँ पे आपको इमीडिएट टर्म में पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये एक है। दूसरा, अगर आपको इस टाइप की माइंडसेट है अब आपकी कि अगर म्यूचुअल फंड हाई लेवल पे हमें थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए और लो लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं। उसके लिए मैं बोलूँगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत ही ग्रेट प्रोडक्ट है, जो कि वही अचीव करता है जो कि आप एसआईपी के जरिए करने चाह रहे हैं, वो आपको बैफ के जरिए से हो जाएगी। तो मेरा हमेशा ये एडवाइस रहा है कि बैफ में आप लमसम डाल सकते हैं और बाकी फंड्स में आप एसआईपी कीजिए, क्योंकि बैफ आपके लिए वो टाइमिंग खुद ब खुद कर रहा है। हाँ। और जो बाकी फंड्स हैं जहाँ पे टाइमिंग आपके हाथ में नहीं है या आपके पास बैंडविड्थ नहीं है उतनी उतनी टाइमिंग फाइनली मैनेज करने की, तो आप चुपचाप एसआईपी कंटिन्यू कीजिए और लॉन्ग टर्म में एवरीथिंग इवन्स आउट। I think that is the message I want to give. या एंड आई थिंक ऑल्सो हम चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल आइडियल हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, बट दैट डजंट वर्क इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि हम पूरे टाइम बस अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट? एंड देन लाइक यू राइटली सेड कि आपने मान लीजिए रोक दी एसआईपी जब मार्केट्स ऊपर है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं जब मार्केट नीचे है। सो देयर Correct, हैज टू correct. बी दैट बैलेंस दैट यू नीड टू क्रिएट, व्हिच सो आई थिंक to keep it simple is the key. अपनी investments को इतना complicate मत करें, like you rightly said, don't overthink so much, Don't which is overthink. so Yes. true. Yeah. All right. Okay. So I think another challenge that as an investor all of us face, and I'm sure you'll agree with me, कि हम ना एक्साइटमेंट में बहुत सारे इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट? बिकॉज हमें Hmm. लगता है चलो हर कैटेगरी में एक एक होना चाहिए, और कुछ भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना हो हम एक नए फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट इन्वेस्टिंग इन आर एग्जिस्टिंग फंड्स। तो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आइडियल नंबर ऑफ फंड्स कितने होने चाहिए फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, सो दैट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो मेरा लाइफ? देखिए, आई थिंक हमें पहले देखना चाहिए कि कितनी कैटेगरीज में रहना है हमें। सो सपोज मैं इक्विटी को ही अभी इक्विटी और हाइब्रिड कैटेगरी में ही अगर अपने आप को सीमित रखूं, तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी हो गया जहाँ पे मुझे लगता है रहना ही चाहिए। एंड मैं फंड्स पे भी आऊँगा, लेकिन कैटेगरी पहले डिसाइड करते हैं। तो बैलेंस एडवांटेज फंड, देन देर इज लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप फंड, एंड देन देर आर थीमेटिक फंड्स, राइट? तो थीमेटिक में आप एक या दो सेक्टर फंड ले लीजिए और एक स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। स्मॉल कैप को भी मैं थीमेटिक में ही गिन रहा हूँ। तो आपकी 4 से 5 ये कोर, एक बोलते हैं ना कोर कैटेगरीज हो गई, 5 कोर कैटेगरीज हो गई ना। हर कैटेगरी में आपको मेरे हिसाब से 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 फंड्स होने चाहिए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अगर मैं 5 कोर कैटेगरी देखूं और सब में 2 फंड मिनिमम रखूं, तो 10 से 15 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है फ्रैंकली। उससे ज़्यादा आप कुछ भी करिएगा तो वो आपको ऐड नहीं करेगा। वो आपको उतने ही रिटर्न्स देगा जितने कि आपके वो पहले 15 या पहले 10 वाले जो फंड्स दे रहे हैं रिटर्न कंबाइंड, वो आपको अगले 10 वाले भी उतने ही देंगे। तो वो मुझे लगता है कि 10 से 15 एक स्वीट स्पॉट है मेरे हिसाब से। तो आई गेस अगर आप बहुत सारे फंड्स भी एक कैटेगरी में रखेंगे तो पोर्टफोलियो ओवरलैप भी होगा। ओवरलैप भी होता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें आपको एडिशनल कुछ अल्फा नहीं मिलेगी, एडिशनल आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। ऑलराइट, फेयर इनफ। ओके,
So I'm guessing, our investors understand कि 10 से 15 के बीच में होना चाहिए, and that is like the sweet spot, as sir is saying. All right, okay. So I think now we'll talk about another interesting category, which is large cap funds, and I think recently अगर देखें तो काफ़ी investors ने large cap funds, index funds से exit किया था और उन्हें अपना पैसा small cap funds में डाल दिया है. तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उन व्हाट इज़ द नीड फॉर लार्ज कैप एंड इंडेक्स फंड्स, कि अगर एज एन इन्वेस्टर क्या मेरे पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स होने चाहिए और क्यों होने चाहिए? बिकॉज आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि एक लार्ज कैप फंड जो है एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना वैल्यू ऐड करता है इन द लॉन्ग रन. तो लार्ज कैप फंड्स, देखिए लार्ज कैप फंड जो कैटेगरी है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है. वहाँ पे फंड मैनेजर्स को बेंचमार्क बीट करना मुश्किल हो रहा है. Yeah. तो उसकी वजह से क्या हो रही है कि लार्ज कैप फंड में अगर हमें बेंचमार्क को बीट करना है तो हमें एडिशनल रिस्क लेना पड़ेगा, हमें हायर रिस्क लेना पड़ेगा. और वो रिस्क अगर हम ले रहे हैं तो, और अगर हम बेंचमार्क को बीट कर पाएँ तो ही हमें लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो मेरा तो ये मानना है कि अगर हम फ्लेक्सी कैप देखें या मल्टी कैप कैटेगरी देखें तो वो बेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि वहाँ हम अल्फा क्रिएट कर सकते हैं. लार्ज कैप में अल्फा क्रिएट करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी कंपनीज हैं और वो उनमें उनका इंडेक्स में वेटेजेस बहुत डिफरेंट होता है और हम अपने फंड्स में उनकी वेटेजेस उतनी नहीं रख पाते हैं कभी कभी. और कभी कभी वो कंपनी बहुत अच्छा करती हैं तो हम हमेशा अंडर परफॉर्म करेंगे उसमें. इसलिए अगर लार्ज कैप कैटेगरी में रहना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लार्ज कैप कैटेगरी में रहना है. मुझे तो लगता है कि लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप से भी शुरू कर सकते हैं. इसलिए मैंने लार्ज कैप का नाम नहीं लिया जब मैं उन 5 कैटेगरीज की बात कर रहा था. लेकिन अगर लार्ज कैप में किसी को रहना है और किसी को एक्स्ट्रा सेफ रहना है तो मुझे लगता है तो इंडेक्स फंड्स बिकम इम्पोर्टेंट. बिकॉज इंडेक्स क्या करती है? इंडेक्स जो विनर्स हैं, जो अच्छी कंपनीज है उनकी वेटेज उसमें बढ़ती रहेगी, जो खराब कंपनीज है उनकी या तो वेटेजेस कम हो जाएगी या बाहर चली जाएगी. तो इंडेक्स एक क्या बोलेंगे कि एक फिल्टर है कि अच्छी कंपनीज ही उसमें रह पाती हैं, खराब कंपनीज निकल जाती हैं. तो अपने आप में उसको बीट करना लॉन्ग टर्म में मुश्किल हो जाता है. इसीलिए लार्ज कैप फंड को और वही चीज़ अगर मैं मिड और स्मॉल कैप में देखूं तो इंडेक्स बहुत बड़ा है और उसको बीट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर क्योंकि उसमें बॉटम अप स्टॉक पिकिंग होती है तो उसमें हम काफ़ी आसानी से बीट कर पाते हैं. लार्ज कैप में काफ़ी मुश्किल से बीट कर पाते हैं. तो इसीलिए लार्ज कैप कैटेगरी को हम पैसिव फंड या इंडेक्स फंड या ETF से हम रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रहें या मल्टी कैप कैटेगरी में रहें तो हमें लार्ज कैप फंड की कोई खास अलग से ज़रूरत नहीं है. Okay, fair enough. No, just adding on to what you're saying, because my next question is actually linked to this particular question. क्योंकि अगर हम एक्टिव शेयर की बात करें, which is nothing but a measure of कि जो level of differentiation होता है between a mutual fund portfolio and benchmark index वो कितना होता है, and it indicates the proportion of a fund manager's holding which is different from the benchmark. तो ये जो एक्टिव शेयर है वो लार्ज कैप फंड्स में कितना इम्पोर्टेंट होता है, given that like you rightly said अभी काफी large cap funds ने benchmark को underperform किया है. So how important is this active share? No, it is very important. In fact, लार्ज कैप में अगर हमें बीट करना है तो हमें एक्टिव शेयर काफ़ी हाई रखना पड़ेगा या पड़ता है. which also means that you are taking higher risk. कि मान लीजिए आप इंडेक्स से अलग गए और इंडेक्स वाले हैवी वेट्स ने ही अच्छा परफॉर्म किया तो आप अंडर परफॉर्म करेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि लार्ज कैप में अगर हमें आउट परफॉर्म करना है तो हमें एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ रहा है. एक्स्ट्रा रिस्क का मतलब ये है कि हमें एक्टिव शेयर जो है उसमें बढ़ाना पड़ता है. जो कि कभी कभी इट कैन वर्क आउट, इट मे नॉट वर्क आउट ऑल्सो. अल्टीमेटली इट्स अबाउट योर कॉल. Whereas in small and mid cap, what happens is that you can do more bottom up stock picking. And even if you're right 60-70% of the time, आप जो अल्फा जनरेट करोगे वो आपकी मिस्टेक्स को कवर कर लेगा. इन लार्ज कैप में जो आप अल्फा सही कॉल से जनरेट करोगे, अगर वो उसके साथ एक दो मिस्टेक्स हो गई तो वो कवर नहीं हो पाती. वो एक कहने का मतलब था, और इसलिए हम इंडेक्स के आसपास ही आके रुक जाते हैं रिटर्न्स के मामले में.
Yeah, because I think there was a time, Mr. Rahul, जब I'm sure बहुत सारे लोग large cap funds में invest करते थे, and they were, I mean, large cap funds are of course, one of the good categories. लेकिन अगर benchmark को outperform नहीं कर पा रहे हैं, then like you rightly said, there are other categories that we could consider as investors for sure. Okay, so now I think I want to ask you another very interesting category. Jo, it's picking up steam. People are understanding more about it, which is dividend yield funds. राइट। तो आपके ओपिनियन में जो डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने ज़रूरी होते हैं कंसिडरिंग दिस कैटेगरी हैज़ गिवन एवरेज रिटर्न्स ऑफ अबाउट 20%। एंड हमें अब थोड़ा ये भी समझाइए कि जो डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं वो वैल्यू फंड्स के कंपैरिजन में कितना डिफरेंट होते हैं और आर दे स्ट्रैटेजी क्वाइट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग? नो स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी तो काफ़ी डिफरेंट है। हमारी जो डिविडेंड यील्ड और वैल्यू फंड्स हैं, तो वैल्यू फंड ये होता है कि भाई जो मार्केट के हिसाब से चीपर कंपनीज हैं, पी पी देख लीजिए या प्राइस टू बुक देख लीजिए, हम उन कंपनीज पे फोकस करते हैं। हो सकता है वो कंपनीज डिविडेंड ना दे रही हैं, तो वो आपकी वैल्यू प्योर वैल्यू फंड्स हो गई। डिविडेंड यील्ड फंड्स में क्या होता है कि हम वही कंपनीज खरीद सकते हैं जिनकी डिविडेंड एक लेवल से ऊपर हो। तो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड में हमारे जैसे कुछ कंज्यूमर कंपनीज भी आ जाएंगी, कुछ आईटी सर्विसेज कंपनीज भी आ जाएंगी, क्योंकि ये सब डिविडेंड देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सस्ती कंपनीज हैं और ये वैल्यू में क्वालिफाई करेंगी। तो बहुत सारी कंपनीज जो डिविडेंड डील में क्वालिफाई करती हैं वो वैल्यू में क्वालिफाई नहीं करेंगी, और वाइस वर्सा। तो इसलिए ये हालांकि दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि डिविडेंड डील का मतलब कहीं कहीं पे ओवरलैप भी है, कहीं कहीं पे काफ़ी ओवरलैप है। जैसे पावर यूटिलिटीज़ हो गई या पीएसयू कंपनीज हो गई, उनकी डिविडेंड यील्ड भी ज़्यादा है और पी रेशियो भी कम है, तो वो दोनों में क्वालिफाई करती हैं, बट काफ़ी डिफरेंसेस भी रहती हैं। इसलिए डिविडेंड यील्ड में समझता हूँ कि ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फंड है। उसमें वैल्यू जितना जो रिस्क हम वैल्यू में लेते हैं वो डिविडेंड यील्ड में उतना हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो डिविडेंड यील्ड एक हमें ज़्यादा एक राउंडेड, एक वेल राउंडेड फंड के हिसाब से उभर के आता है, वेयर इज वैल्यू इज स्लाइटली मोर वैल्यू फोकस्ड। हैविंग सेड दैट, आई थिंक अभी जो टाइम है वो वैल्यूएशन डिसिप्लिन का है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही डिविडेंड यील्ड और वैल्यू फंड दोनों ही के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं अगले 2-3 साल के लिए। सो एज एन इन्वेस्टर मेरे पोर्टफोलियो में डिविडेंड यील्ड कहाँ फिट होगा? कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, हाउ मच परसेंटेज शुड आई एलोकेट? It will be satellite portfolio. It will not be core portfolio. I think because core में आपकी बाकी लार्ज एंड मिड कैप और मे भी एक वैल्यू फंड भी आ सकता है, मल्टी कैप आ सकता है, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है। डिविडेंड यील्ड आपकी सैटेलाइट पोर्टफोलियो में आएगी, जहाँ पे आप वो सपोज आपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए 25% रखा है, 30% रखा है, तो उसमें आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई सेक्टर फंड अच्छा लगता है या स्मॉल कैप अच्छा लगता है या डिविडेंड यील्ड लगता है, तो उस हिसाब से आप 2-3 फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। Okay, fair. So, in the last 10 minutes of having this conversation with you, हमने मल्टी कैप फंड्स के बारे में काफ़ी डिस्कस किया है। सेइंग कि हमारे को पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड्स होने चाहिए। सो कैन यू जस्ट टेल अस कि अगर मुझे एक मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में पिक करना है, व्हिच वन शुड आई पिक और शुड आई हैव बोथ? मेरा प्रेफरेंस मल्टी कैप की तरफ रहेगा थोड़ा, क्योंकि आज जिस इकोनॉमिक साइकिल से हम गुजर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि इकॉनमी ब्रॉड बेस हो रही है। मतलब उस टाइप के सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं जो कि पिछले 10 साल से परफॉर्म नहीं किए थे, और उसमें क्या होता है कि आपको स्मॉल और मिड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और मल्टी कैप एज अ कैटेगरी में जो हमारा स्टिपुलेशन है उसमें मिनिमम 25% इन स्मॉल कैप एंड मिनिमम 25% इन मिड कैप हमें इन्वेस्ट करना ही है। तो एक तरीके से जो मैंडेट होती है स्कीम की, वो फंड मैनेजर को फोर्स करती है कि आप अल्फा ढूंढिए मिड एंड स्मॉल कैप में। और अगले 3 साल से 5 साल में मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल ज़्यादा अच्छी दिख रही है। अगर यही सिनेरियो मैं 2014 में आपसे बात कर रहा होता या 2009 में, जब मुझे इकोनॉमिक आउटलुक उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही होती, तो मैं फ्लेक्सी कैप बोलता। दोनों के ही अपने एडवांटेजेस हैं। फ्लेक्सी कैप उस समय काम आएगी जब इकॉनमी उतना अच्छा नहीं कर रही होगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप में हमें सेफ्टी मिलेगी।
तो आप लार्ज कैप उसमें 80-90% भी कर सकते हैं। अच्छा, जबकि मैं मल्टी कैप में वो 50 से ऊपर लार्ज कैप नहीं नहीं हो कर सकता। सकता हूँ। तो मल्टी कैप हाई थोड़ा हायर रिस्क हो जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट साइकिल आई थिंक टुडे आई वुड प्रेफर मल्टी कैप। All right, okay, fair enough. So I think one more thing that a lot of our investors are confused about, and I'm sure आप हमारी मदद करेंगे समझने में कि हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट व्हेन यू स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, असेट एलोकेशन होना चाहिए, राइट? आप इक्विटीज में भी डालिए, डेट में भी डालिए, गोल्ड में भी डालिए, देयर हैज टू बी अ वेरी गुड बैलेंस। लेकिन आई थिंक व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स इज कि हम समझ नहीं पाते हैं कि मुझे कौन सी असेट क्लास में कितना डालना है। सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, उसके लिए सही असेट एलोकेशन क्या है? एंड आपके हिसाब से या आपके ओपिनियन में, इफ आई एम अ फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टर, इंटरनेशनल फंड्स और गोल्ड फंड्स में मुझे कितना एलोकेट करना चाहिए? सी इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर तो मुझे लगता है, एंड आई एम अज्यूमिंग देन you will be in your 20s, या then I think it should be more equity led. It's difficult to say कि 70% होना चाहिए, 90% होना चाहिए, but definitely not 50%. ओके। It should be higher. Gold is a safety asset. It's an insurance policy कि कल को वर्ल्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई या इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, तो गोल्ड नॉर्मली डज वेल। मुझे लगता है गोल्ड तब इम्पोर्टेंट होती है जब आपकी वेल्थ बहुत ग्रो हो गई हो और आपको थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए। इस एट दैट लेवल, एट द फर्स्ट इन्वेस्टर लेवल, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट इन माई ओके। व्यू। So therefore equity becomes the main asset असेट class क्लास। when you are starting off. Yeah. ऑलराइट, ओके। सो वी कैन से कि अगर हमें अब 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो उसमें से हम आराम से 80 रुपया कम से कम इक्विटी में या लोन डाल सकते हैं। वुड दैट Correct, बी द राइट थिंग टू से? correct, correct. Okay. Now, I think I'm going to ask you a very high level question. Feel free to answer it in your way. As a first time investor, अगर मैं अभी बस अपनी investment journey शुरू कर रही हूँ, how do I avoid massive negative returns in equity? राइट, मतलब मुझे मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स नहीं चाहिए। सो बेसिकली इन वेरी सिंपल टर्म्स, मैं एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करूँ? जैसा मैंने बोला कि एक तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आप लमसम डालिए, यस। उससे बहुत प्रोटेक्शन मिलती है, और बाकी जो है वो SIP मोड में करिए। एंड मेक दी सैटेलाइट पोर्शन ओनली 20%। कभी कभी क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है वो सैटेलाइट को ही 100% कर देते हैं। हम्म। मतलब उनके सारे फंड जो हैं वो थीमेटिक फंड्स ही हो जाते हैं और सारे फंड स्मॉल कैप ही हो जाते हैं। तो फिर आपको फिर कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जब मार्केट करेक्ट होती है, क्योंकि मार्केट करेक्शन किसी भी वजह से हो सकती है, प्रिडिक्ट हमेशा करना मुश्किल होता है। अच्छा। So clearly, you have to keep that balance through BAF as a category, and also for the remaining categories, don't put lump sum. Put it in a gradual way. And as I was telling you in the beginning of the this discussion, as to the other ways to manage risk, या। is through SIP, and sometimes profit बुकिंग योर booking is not a प्रॉफिट्स। bad idea. Is या। not a bad idea, especially when you know that there is euphoria all around you. मुझे लगता है कि उस समय पे थोड़ी प्रॉफिट बुक करना कोई बैड स्ट्रैटेजी नहीं है। हम हमेशा इन्वेस्ट तो हम हमेशा 5 years प्लस के लिए करते हैं, लेकिन कभी कभी इक्विटी मार्केट्स में ऐसा समय आता है जब आपको मालूम है कि देर इज ओवर वैल्यूएशन एंड देर इज complete euphoria or a bubble kind of a situation, then you have to avoid that mistake. Okay. Okay. Fair enough. So I think let me ask you another, simple question. अगर देखा जाए तो the worst performing equity funds in the last decade have done better than the traditional investments like fixed deposits या recurring deposits and so on. तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो सिर्फ एफडीज में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो और नॉट इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज एट ऑल? सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू इज कि एज एन इन्वेस्टर इक्विटी एज एन एसेट क्लास क्यों इंपॉर्टेंट होती है? एंड जो मेरे इतने सारे गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको अचीव करने में इक्विटी कैसे मेरी मदद करती है? एंड इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन ऑल्सो आंसर दिस फ्रॉम अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम अ रिटायर्ड इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर एक रिटायर्ड इन्वेस्टर है तो उनके पोर्टफोलियो में इक्विटी कितना वैल्यू ऐड करेगी या नहीं करेगी पोस्ट रिटायरमेंट?
देखो, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हाई रिटर्न करें, या हाई रिटर्न करें जहाँ पे इक्विटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड देयरफॉर, एज आई मेंशन, कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर उनका 80% एलोकेशन भी इक्विटी में हो सकता है, बिकॉज उनके पास काफ़ी समय है टू इवन टेक द डाउन साइड एंड इन्वेस्ट थ्रू द डाउन साइड एंड गेन फ्रॉम इट। जो रिटायर्ड हैं उनके पास इतना समय नहीं होता, या तो उनको अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट भी करनी है और इन्फ्लेशन को भी बीट ये भी करना है, करना है। क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मुझे 20% रिटर्न कमाना है। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर इन्फ्लेशन 6% है तो मुझे 8-9% कम से कम रिटर्न आनी चाहिए टोटल मेरे इन्वेस्टमेंट्स में। अच्छा। तो अगर आपने डेट में डाल दिया 50%, वहां पे आपको 7% आ रही है, तो आपको इक्विटी पोर्शन से 10% के आसपास, 10-11% के आसपास रिटर्न आनी चाहिए, तो कंबाइंड रिटर्न ऑफ 9%। तो वो आपको कैसे आ सकता है? वो आपको आ सकता है या तो आप सिंपली बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, जहाँ पे आपको 8.5-9% रिटर्न आ जाए। या फिर आप ऐसे फंड्स में, या अपनी स्मॉल कैप की प्रोपोर्शन कम रख के आप लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप ज़्यादा रखें। So there are different ways to achieve the same objective. बट बॉटम लाइन इज दैट आपका ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन बीट करना। यस। आपको ये नहीं चाहिए कि हमें मुझे 20% रिटर्न चाहिए या 15% रिटर्न चाहिए, आपको बस इन्फ्लेशन बीट करना है। अच्छा। तो आपके गोल्स बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए भी डेट इज नॉट सफिशिएंट। या डेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू गेट टू 9-10% रिटर्न। आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही होगा, क्योंकि इक्विटी में रिटर्न एक्सेस क्यों बनती है? इक्विटी में रिटर्न इसलिए एक्सेस बनती है क्योंकि वो जीडीपी ग्रोथ से लिंक्ड है। अगर जीडीपी ग्रोथ इज 6% और इन्फ्लेशन इज 4%, तो आपकी 10% जो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट आती है। करेक्ट। और अगर आपने सही कंपनीज में इन्वेस्ट किया, इंडेक्स में किया या एक्टिव फंड्स में भी किया है, तो आपको 11-12%, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 10% है तो आपको इक्विटी से 11-12% रिटर्न तो आ ही जाएगा ओवर अ 3 to 5 ईयर पीरियड। तो इक्विटी से अगर आपको 11-12% आ गया, आपने थोड़ा डेट 7% रखी, तो आपकी 9% एवरेज तो आराम से आ जाएगी। फिर आप 6% इन्फ्लेशन को आराम से बीट करोगे। यू विल मेंटेन योर लाइफ स्टाइल एंड यू विल बी कंफर्टेबल। यू विल नॉट बी यूजिंग योर सेविंग्स as a retired individual. So that is how you should look differently between a, फर्स्ट टाइम first इन्वेस्टर। time investor and a retired. Yeah. Because I think beating inflation तो of course I think हर investor का goal रहता ही है. But as a retired investor, I think a lot of people, because we work with a lot of retired investors also, and we've realized कि वो सिर्फ FDs या सिर्फ safer investments में ही डालते हैं, but then beating inflation then becomes a challenge, which is यस, आई थिंक उन लोगों के लिए अभी भी मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, इंक्लूडिंग माय ओन अच्छा। पर्सनल लेवल, जो एफडीज में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप सेफर कैटेगरीज से शुरू कीजिए, जो कि आपकी इक्विटी सेविंग्स हो गई, या मल्टी एसेट हो गया, या बैलेंस एडवांटेज फंड्स हो गए, जहाँ पे आपको इक्विटी का जो डर है आपका कि इक्विटी में मुझे लॉस हो जाएगा, वो आपकी मिनिमाइज हो जाएगी उसमें। एलिमिनेट तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन मिनिमाइज जरूर हो जाती है। और इक्विटी सेविंग्स भी एक कैटेगरी है जो बैफ से भी सेफर है। yeah. Okay. So now I think one of the questions जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे अबाउट इंडेक्स फंड्स एंड पैसिव फंड्स, तो आप क्या हमें ये बता सकते हैं कि अगर मुझे एक इंडेक्स फंड अपने लिए सेलेक्ट करना है, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट आई शुड लुक एट, बिकॉज सेलेक्टिंग द राइट फंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक इंडेक्स फंड के लिए मुझे क्या पैरामीटर देखने चाहिए या कुछ नहीं देखना चाहिए, बिकॉज एन इंडेक्स फंड इज जस्ट रेप्लिकेटिंग एन इंडेक्स, तो कोई भी चलेगा? या मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दो ही चीज़ें देखनी चाहिए, एक तो साइज़, एक बेयर मिनिमम साइज़ होना चाहिए। बहुत छोटी इंडेक्स फंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर बढ़ जाती है। अच्छा। ट्रैकिंग एरर इज़ नथिंग एल्स बट हाउ मच रिटर्न यू आर गिविंग एज एन इंडेक्स फंड वर्सेस द हाउ मच इंडेक्स। रिटर्न द इंडेक्स गिव। या। तो ट्रैकिंग एरर नॉर्मली बहुत कम होता है सारे फंड्स में। अब हम लोग सब काफ़ी एग्जीक्यूशन में काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं, और इंडस्ट्री भी काफ़ी मैच्योर हो रही है, और हमें भी काफ़ी सारी सिस्टम्स क्या इवॉल्व होके काफ़ी मैच्योर हो चुकी हैं, तो ये ट्रैकिंग एरर भी ज़्यादा नहीं होती है।
तो beyond a point, it does not make too much of a difference which one you choose. बट एंड एक्सपेंस रेशियो भी इनमें कम ही रहता है इन जनरल, दैट ऑल्सो विल नॉट बी अ पैरामीटर. एक्सपेंस रेशियो भी कम ही रहता है. मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, लेकिन वो तो इजीली अवेलेबल है. एक्सपेंस रेशियो में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता फंड बिटवीन वन फंड एंड द अदर फंड, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड यू आर नॉट डूइंग एक्टिव मैनेजमेंट, यू आर डूइंग पैसिव. सो पैसिव में एक्सपेंस रेशियो बहुत डिफरेंट नहीं हो सकता बिटवीन वन वन फंड एंड द अदर फंड. या ओके. सो हमने ऑब्वियसली अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं. कैन यू जस्ट समराइज देम इन वन फॉर्म एंड टेल अस कि एक वो बेसिक थंब रूल्स क्या होने चाहिए फॉर अ फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर विच आई शुड कीप इन माइंड, एंड ऐसी क्या गलतियां हैं या मिस्टेक्स हैं जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए. आई नो हमने बिट्स एंड पीसेस में डिस्कस किया है ओवर द लास्ट हाफ एन आवर, बट इफ यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक अ समरी एंड टेल अस कि सम बेसिक थंब रूल्स क्या होने चाहिए. So, one is that asset allocation should depend on your age and should depend on your income profile. Whether you are a first time versus retired, your asset allocation should look very different. Secondly, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड. बट जो बाकी कैटेगरीज हैं वहाँ पे एस आई पी इज़ द बेस्ट मोड, एंड आई वुड स्टिल रिकमेंड कि एस आई पी is the best mode because you cannot handle your emotions yourself. So आपको लगता है कि आप हाई लेवल पे you can stop and lower level पे you can start, वो रियलिटी में बहुत मुश्किल होता है. और अगर वही करना है तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए कर सकता है. सो दैट ये दूसरी चीज़ हो गई. तीसरी चीज़ ये कि जो हमारी कैटेगरीज हैं उसमें 4 से 5 कैटेगरीज में आपकी ब्रॉडली सारी नीड्स कवर हो जाती हैं. तो 5 कैटेगरीज में अगर हमें फंड्स रखने हैं 2 से 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 फंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उससे ज़्यादा आपको वैल्यू एडिशनल फंड ऐड करके नहीं मिलने वाला है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की. अगर मैं आप समराइज़ करना चाहूँ तो. Sure. All right. Okay. Now, can you give us some insights from your own personal investment journey? So we'll get to learn from your personal investment journey. So I have followed very similar. I've not done anything different from what I just told you. Unfortunately, one thing which we didn't discuss was insurance, where I think beyond 40, 45 years of age, you should be sufficiently insured in terms of not just look at only investments and only mutual funds, but also insurance becomes important. So that is something which I have done. In addition to whatever I told, mostly I'm following that only, whatever I summarized. And I think asset allocation, changing the asset allocation as you move in your career or move in your life is very important. And that is what I think is is what been my personal journey also. All right. Sure. And last question, any book recommendations for our investors? Oh, I'm not a big book reader, unfortunately. And I don't read market related books. I'm sorry to disappoint you. I mostly read fiction and so on. I try not to overread on investment, so that you make, if you overread too much, you'll make mistakes. So I try to keep the two separate. Sure. No problem. Thank you so much, Mr. Rahul. It was wonderful talking to you. And thank you so much for your time. I hope I'm quite sure हमारे viewers को ये episode बहुत अच्छा लगा होगा. So thank you so much for your time. Thank you, Namrata. It was a pleasure. Thank you. Thank you. Wow, what a wonderful and knowledgeable conversation that was with Mr. Rahul Singh. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा, and I do hope you guys are waiting for the next one. So quickly जो भी हमने points discuss किए थे मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से
इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब 70% से ग्रो होगी बाय 2030, रीचिंग अबाउट $4,000 लेवल्स, जो अभी करीब $2,450 है। सो द क्वेश्चन वाज कि क्या इसकी वजह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ग्रो होगा। सो मिस्टर राहुल सेज कि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स जो है इकोनॉमी का हिस्सा है, और अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड्स पे भी होगा। जैसे जैसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी, इसकी वजह से वो पैसा विल फाइंड इट्स वे इन म्यूचुअल फंड्स एज वेल। फिर हमने ये डिस्कस किया कि जब हम बात करते हैं अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड्स एट मार्केट पीक्स, तो मिस्टर राहुल सेज कि एक इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से सिर्फ 10 to 20% तक ही एक इन्वेस्टर को स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स जरूरी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं लेकिन इनमें रिस्क भी काफ़ी रहता है। अगर आपने स्मॉल कैप फंड्स में अच्छे रिटर्न्स बना लिए हैं तो करीब आप 25% तक का प्रॉफिट बुक करके सेफर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि राइजिंग स्टॉक मार्केट्स में क्या एक इन्वेस्टर को अपने इक्विटी फंड्स की एसआईपीज को रोक देना चाहिए। तो मिस्टर सिंह सेज कि अगर आप अपनी एसआईपीज को रोक रहे हैं तो इफेक्टिवली आप मार्केट को टाइम कर रहे हैं, और अगर आपको मार्केट को टाइम करना ही है then you might as well invest in lump sum in a balanced advantage fund. SIPs को ideally long term के लिए रखना चाहिए irrespective of the market condition. Then we also asked Mr. Singh कि जो large cap funds या index funds होते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए। So Mr. Singh says कि अगर देखा जाए तो recently जो फंड मैनेजर्स हैं large cap funds के वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं to beat the benchmark, और जो फंड मैनेजर्स बेंचमार्क को बीट कर भी रहे हैं वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। सो आइडियली एज एन इन्वेस्टर आप मल्टी कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू लार्ज कैप फंड्स। और अगर आपको लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना ही है देन यू माइट एज वेल इन्वेस्ट इन एन इंडेक्स फंड, क्योंकि उनका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। फिर हमने थोड़ा डिविडेंड यील्ड फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर राहुल सेज कि जो डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड्स जो होते हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं, उनमें रिस्क भी कम रहता है, और वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। फिर हमने मिस्टर राहुल से डिस्कस किया कि उनकी एडवाइस क्या होगी फॉर इन्वेस्टर्स जो सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स या रेकरिंग डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंप्लीटली अवॉइडिंग एक्विटीज़। सो मिस्टर राहुल सेज कि अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, आप यंग हैं और आपका टाइम होराइजन लंबा है, तो आप आराम से 80% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स एक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी रीच कर पाएंगे, और अगर आप एक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और सिर्फ फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतना ही लंबा समय लगेगा टू रीच योर फाइनेंशियल गोल्स। Then we also asked Mr. Rahul about his investment journey in the equity space, and Mr. Rahul says कि सबसे पहले तो asset allocation के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक डिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए, तो SIPs के जरिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेज करनी चाहिए टू रीच योर फाइनेंशियल गोल्स, एंड एट द सेम टाइम एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 10 से 15 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स नहीं होने चाहिए। So that was about it in this particular episode. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा. Please do like this video, share this with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you soon. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.